सुमित्रा काम करते करते थक गई थी, इसीलिए उसने रसोई से एक गिलास पानी लिया। वो पानी पीने जा ही रही थी कि तभी अंकिता ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। सुमित्रा के हाथ से पानी का ग्लास गिरकर टूट गया। क्या हुआ अंकिता, तुमने मुझे मारा क्यों? काम छोड़कर यहाँ पानी पी रही हो? जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी तुम्हें। और ये जो ग्लास तोड़ा है ना तुमने, उसका पैसा देना। लेकिन ये तो तुम्हारे थप्पड़ मारने से हुआ। तुम हाथ में ग्लास नहीं लेती तो मैं थप्पड़ भी नहीं मारती। गलती तुम्हारी है। पैसे नहीं दिए तो जान से हाथ धो बैठोगी भाभी। सुमित्रा चली गई और कपड़े धोने लग गई। शादी के बाद पहले दिन से ही उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। सुमित्रा एक हंसमुख लड़की थी। उसके गांव में सभी कहते थे, सुमित्रा बेटी, तेरे इस हंसते हुए चेहरे को देखकर हम लोग सारे गम भूल जाते हैं। बस आशीर्वाद दीजिए ताऊ जी, मेरी जिंदगी में बस कोई गम ना आए। नहीं नहीं, तू इतनी हंसमुख है, तेरी जिंदगी भी हंसते हुए बीतेगी, देख लेना। लेकिन सुमित्रा को तब क्या पता था कि उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। उसके कुछ दिन बाद सुमित्रा के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम संदीप था और उसकी माँ का नाम बिमला। दोनों ही आए थे सुमित्रा को देखने। दोनों की बातों से सुमित्रा के घर वाले बड़े खुश हुए। लड़का अच्छी नौकरी भी करता था, इसीलिए सुमित्रा के साथ संदीप की शादी हो गई। डोली में ससुराल जाते हुए सुमित्रा को संदीप ने कहा, सुमित्रा, मुझे परसों ही ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा। ये मेरे साथ लगा ही रहता है, तुम्हें घर में अकेले रहना होगा। कोई बात नहीं जी, काम तो सबसे पहले है, मुझे उसकी आदत पड़ जाएगी। हाँ, बस मेरी बहन से थोड़ा बच के रहना। हाँ, वो थोड़ी गुस्से वाली है। कभी कभी तो लगता है मेरी असली माँ वही है। उसके हिसाब से मेरी असली सास भी तो वही हुई। लेकिन तभी भी सुमित्रा को ये आइडिया नहीं था कि उसकी ननद अंकिता कितने गुस्से वाली है। वो ससुराल पहुंची और पहली बार अंकिता को देखा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रखी थीं। सुमित्रा ने मजाक मजाक में कहा, क्या हुआ ननद जी, आंखें लाल क्यों हैं? किसी ने दिल दुखा दिया क्या? मैं तेरे को मजाक करने की चीज लगती हूँ क्या? मेरे सामने हंसना मत, नहीं तो लगाऊंगी कनपट्टी में एक रपटा, तब समझ में आएगा। सुमित्रा पूरी तरह चौंक गई। उसने आते ही ऐसा व्यवहार एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो और भी चौंक गई ये देखकर कि किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। उसका पति, उसकी सास चुप बैठे रहे। सुमित्रा तभी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके 2 दिन बाद संदीप ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया और उसी के बाद से सुमित्रा के ऊपर असली अत्याचार शुरू हुआ। भाभी, 2 दिन बहुत सो लिए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल से सुबह के 4 बजे उठना पड़ेगा। सुबह के 4 बजे? लेकिन इतनी जल्दी उठकर मैं करूंगी क्या? घर के काम करोगी और क्या? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या तुम्हें? सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। वो सुबह के 4 बजे उठकर घर साफ करने में लग गई। तभी अंकिता आई। घर साफ करने में ही पूरा दिन बिता दोगी क्या? और कुछ काम नहीं करना? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। सुमित्रा चाय बना कर लाई। अब बर्तन धोने लग जाओ और उसके बाद दोपहर का खाना बनाना और उसके बाद कपड़े धोना और उसके बाद हमें खाना सर्व करना। खाने के बाद मैं सोती हूँ, मेरे पैर दबा देना। अब जाओ जल्दी जाकर काम खत्म करो। सुमित्रा चुपचाप काम करने लगी। काम करते करते उसकी कमर में दर्द होने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने घर में कभी इतना काम एक साथ नहीं किया। क्या अंकिता के मन में दया बोल के कुछ नहीं है? लेकिन सुमित्रा किसी को कुछ बोल भी नहीं पाई। कुछ देर बाद अंकिता कुछ देर के लिए बाथरूम गई। तभी सुमित्रा बिमला को चाय देने के लिए गई। माँ जी, आपकी चाय। माँ जी, एक बात पूछूं? पूछो। मुझे इतना सारा काम करने की आदत नहीं है, लेकिन ननद जी एक के बाद एक काम थमाई जा रही हैं। क्या करूं बहू, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो आप ननद जी को कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं उसकी माँ नहीं, ऐसा लगता है कि वो मेरी माँ है। उसका गुस्सा बहुत भयंकर है बहू, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकती, नहीं तो। बिमला की बात खत्म नहीं हुई तभी अंकिता बाथरूम से निकल आई। अच्छा, तो यहाँ मेरी माँ के पास मेरी बुराई की जा रही है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। लगता है तुम्हें सीधा करना ही होगा। ये बोलकर अंकिता अपने कमरे में चली गई और वहां से एक चाबुक लेकर आई और सुमित्रा को मारने लगी। सुमित्रा दर्द से चिल्लाने लगी, ननद जी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बहुत मारने के बाद अंकिता रुकी और सुमित्रा रोते हुए काम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन काम करते करते सुमित्रा को प्यास लगी तो उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठा लिया और अंकिता ने उसे एक थप्पड़ मारा। ग्लास टूट गया। अंकिता ने सुमित्रा से ग्लास के पैसे मांगे। रात को सुमित्रा ने अपनी माँ को कॉल लगाया और सब कुछ खुलकर कहा।
देख बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं, वो तेरा ससुराल है, तुझे वहीं पर रहना होगा। तू एक काम कर सकती है, वो क्यों ऐसी बनी इसका पता लगा तो तेरी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। सुमित्रा ने सोचा कि उसकी माँ ठीक ही कह रही है। उसने अपने पति को कॉल लगाया और पूछा, अब एक बात बताओ मुझे, ननद जी ऐसी क्यों बन गई? क्या वो बचपन से ही ऐसी थी? अरे नहीं, वो बचपन में बहुत अच्छी थी। वो पापा से बहुत प्यार करती थी और पापा भी उससे बहुत प्यार करते थे। पापा उसके लिए रोज चॉकलेट लाते थे, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में पापा की मौत हो गई। तब से वो ऐसे ही बन गई है, बात बात पर हाथ उठाती है। अच्छा, समझ गई। इसका मतलब ननद जी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसके चले जाने के बाद से ऐसा हो रहा है। उन्हें प्यार चाहिए। अरे उसे प्यार करने वाला है तो मेरे पास। मेरा एक दोस्त उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन डर की वजह से वो उसे कभी बोल ही नहीं पाया। मैंने भी कुछ नहीं कहा। तभी तो प्रॉब्लम खत्म। ननद जी को प्यार चाहिए, प्यार मिलते ही वो ठीक हो जाएंगी। आप परसों आ रहे हो ना? अपने दोस्त को भी ले आना और एक चॉकलेट लाने के लिए कहना। सुमित्रा ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। परसों संदीप घर लौटा और उसके साथ उसका दोस्त आकाश भी आया। उसके हाथ में एक चॉकलेट थी। सुमित्रा ने इशारे से वो चॉकलेट अंकिता को देने के लिए कहा। अंकिता, मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट लाया हूँ। चॉकलेट देखते ही अंकिता थोड़ी भावुक तो हो गई, लेकिन उसने तभी अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मैं तुमसे चॉकलेट क्यों लूं? ऐसे ही मुझे लगा तुमको चॉकलेट पसंद होगा। ऐसे ही दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले दिन बात करने के बाद ही आकाश ने सुमित्रा को कहा, भाभी आप महान हो। आप ही की वजह से आज पहली बार बात हो पाई है। मैं जितना गुस्से वाली उसे समझता था, वो उतनी गुस्से वाली है नहीं। सुमित्रा खुश हुई। उसका प्लान धीरे धीरे रंग ला रहा है। आप हर 2 दिन में एक बार आया कीजिए, अच्छा रहेगा। आकाश ने वही किया तो हर 2 दिन में एक बार आने लगा और हर बार चॉकलेट लाने लगा। लेकिन अभी भी अंकिता सुमित्रा के ऊपर अत्याचार किए जा रही थी। उससे सारा काम करवाना और काम ना होने पर उसे मारना पीटना ये चल ही रहा था। एक दिन घर में बिमला और संदीप नहीं थे। सुमित्रा काम कर रही थी। अंकिता ने उसे खाना लाने के लिए कहा, लेकिन सुमित्रा को सुनाई नहीं दिया। इस बात से अंकिता गुस्सा हो गई। अंकिता ऊपर के माले में थी और वहीं से चिल्लाते हुए आने लगी, एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है, मैं तो आज तुम्हें। ये बोलते हुए अंकिता सीढ़ियों के पास आई और पैर फिसलकर वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसके सिर में बहुत चोट लगी। उसके दोनों पैर की हड्डी टूट गई। अरे ये क्या हो गया? तभी वहां आकाश आ गया और दोनों मिलकर अंकिता को अस्पताल ले गए। अस्पताल में अंकिता को ऑपरेशन किया गया। बिमला और संदीप भी वहां चले आए। डॉक्टर ने कहा, देखिए उनकी जान तो बच गई है, लेकिन अफसोस वो कभी चल नहीं पाएंगी। उनके दोनों पैर और कभी काम नहीं करेंगे। ये सुनकर सभी चौंक गए। सभी ओटी में घुसे तो सुमित्रा का हाथ पकड़कर अंकिता ने रोते हुए कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। अब मुझसे शादी कौन करेगा? अब कौन प्यार करेगा मुझसे? तभी आकाश ने कहा, मैं करूंगा अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। अंकिता ने आकाश से चॉकलेट लिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उसके बाद से अंकिता पूरी तरीके से बदल गई। आकाश ने अंकिता से शादी कर ली। आकाश ने अंकिता को गोद में उठाते हुए फेरे ले लिए और ऐसे ही सभी खुश हो गए और इसके बाद से सभी खुशी खुशी रहने लगे। बिमला अचानक रसोई में घुसी और चौंक गई। उसने देखा कि एक बड़ी सी नागिन रसोई में खाना बना रही है। बिमला चिल्लाते हुए वहां से निकल गई। अरे बाप रे, नागिन, बड़ी सी नागिन, बचाओ बचाओ। तभी वहां पर बिमला का बेटा विक्रम और उसकी बेटी रेखा आ गए। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? रसोई में एक नागिन है। बिमला का गला सूख गया है। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही है। उसकी बात सुनकर विक्रम हंसने लगता है। ये आप क्या बोल रही हो माँ? मैं सच बोल रही हूँ, तुम लोग जाकर देखो तो। तीनों रसोई में पहुंच गए। बिमला एक दफा फिर चौंक गई। उसने देखा कि वहां कोई नागिन नहीं है, बल्कि उनके घर की काम वाली बाई खाना बना रही है। क्या माँ, ये रही लता खाना बना रही है। आपने पता नहीं क्या देख लिया। जरूर आपको आज रात को भी नींद नहीं मिली। चलिए सो जाइए अभी। बिमला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। उसने साफ साफ एक नागिन को देखा था। वो अपने कमरे में जाकर सो तो जाती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। वो सोए हुए 1 साल पुरानी एक बात को याद करती है। 1 साल पहले आज ही के दिन उसकी मरी हुई बहू राधिका उस बच्ची को कहीं से उठाकर लाई थी। राधिका के साथ उसकी कुछ दिन पहले ही विक्रम की शादी हुई थी। विक्रम राधिका से बहुत प्यार करता था। राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विक्रम। दोनों खुशी खुशी दिन बिता रहे थे। राधा एक ऑफिस में नौकरी करती थी, इसीलिए वो बिमला को पसंद नहीं थी। हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती, वो सिर्फ घर संभालती हैं। तुम भी वही करो बहू। इसके जवाब में राधिका कहती है, नहीं माँ जी, मैं इस दौर की लड़की हूँ, मैं काम करूंगी। रेखा भी अपनी भाभी से प्यार नहीं करती थी। हाँ, महारानी आई है इस घर पर, नौकरी तो करेंगी ही। अगर आप लोगों को काम करने वाली ही चाहिए थी तो एक काम वाली रख लेते। इसके लिए विक्रम की शादी करवाने की क्या जरूरत थी? विक्रम राधिका को सपोर्ट करता था और इसी बात से रेखा और बिमला जलते थे। राधिका को सांपों से बहुत लगाव था। अगर घर में कभी कोई सांप घुस जाता तो राधिका उसे मारती नहीं थी। वो उस सांप को दूध पिलाकर बाहर जंगल में छोड़ कर आती थी। इसीलिए सारे सांप भी राधिका से बहुत प्यार करते थे। वो लोग जंगल में आपस में बात करते थे। जंगल के बाहर उस घर में जो राधिका दीदी है ना, वो बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों लगता है कि उनके साथ हमारा कोई रिश्ता है। हाँ, सच कहा तूने, मुझे भी वैसा ही लगता है। एक दिन रात को राधिका ऑफिस से लौट रही होती है कि तभी जंगल से एक तेंदुआ निकलकर उसके सामने आ जाता है। राधिका डर जाती है। अरे बाप रे, अब मैं कैसे बचूंगी? वो तेंदुआ राधिका की तरफ बढ़ने लगता ही है कि तभी जंगल में से बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं और तेंदुए को काट लेते हैं। उस तेंदुए का देहांत हो जाता है। राधिका दीदी, आपको अभी कोई खतरा नहीं है, आप जा सकती हो। अरे, मैं तुम लोगों की भाषा समझ पा रही हूँ, ये कैसे हो गया? तभी वहाँ पर नागराज प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में तुम एक इच्छाधारी नागिन थी राधिका, इस जन्म में तुम इंसान बन के पैदा हुई हो। राधिका को समझ में आ जाता है कि उसे सांपों से इतना लगाव क्यों है। नागराज कहते हैं, राधिका, मैं तुम्हें एक काम सौंपने आया हूँ। एक इच्छाधारी नागिन ने इस जन्म में तुम्हारी तरह इंसान के रूप में जन्म लिया है, लेकिन उसके माता पिता उसे इस जंगल में ही मरने के लिए छोड़कर गए हैं। क्या तुम उसे गोद ले सकती हो? हाँ हाँ जरूर, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। नागराज उस नवजात बच्ची को राधिका की गोद में देते हैं। राधिका बहुत खुश हो जाती है। वो उसे लेकर घर चली जाती है। विक्रम तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बहुत अच्छा किया राधिका तुमने, वैसे भी मुझे एक बेटी चाहिए थी, आज वो मुझे मिल गई। लेकिन इस बात से बिमला और रेखा खुश नहीं हो पाए। कहाँ से उठा के लाई है, या ये बच्ची तेरी ही है? पता नहीं कहाँ कहाँ शादियाँ करके रखी होगी। हाँ माँ, इसीलिए तो भाभी हर रोज बाहर जाती है अपने दूसरे पति से मिलने। ये सुनने के बाद राधिका और विक्रम दोनों गुस्सा हो जाते हैं। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ माँ, आप लोगों के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आइंदा से ऐसा कुछ भी मत बोलना। राधिका को ये बच्ची डस्टबिन में पड़ी हुई मिली है, इसलिए वो इसे उठा कर ले आई। राधिका ने विक्रम से यही कहा था। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। राधिका और विक्रम उस छोटी सी बच्ची को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन विमला और रेखा खुश नहीं हो पाते थे। पता नहीं किस वंश की लड़की को उठाकर ले आई है, हमारे घर को बदनाम करके ही मानेगी ये राधिका। पता नहीं कैसी लड़की से शादी करवाई है भैया की। गलती हो गई, अब इस गलती को सुधारना ही पड़ेगा। अब इस घर में वो बच्ची भी नहीं रहेगी और वो राधिका भी नहीं रहेगी। अगले दिन राधिका ऑफिस से छुट्टी लेती है उस बच्ची की देखभाल करने के लिए। विक्रम जल्दी जल्दी ऑफिस चला जाता है। बिमला और रेखा तो बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों हाथ में एक डंडा लेकर राधिका के पास आते हैं और राधिका के सर के पीछे उस डंडे से प्रहार करते हैं। राधिका के सिर से खून निकलने लगता है और उसका देहांत हो जाता है। दोनों मिलकर उस बच्ची को भी मार मार कर मार डालते हैं और दोनों को जंगल में फेंक कर आ जाते हैं। आह, चलो जान छूटी। शाम को जब विक्रम घर लौटकर राधिका की खोज करता है, तब विमला उससे कहती है कि राधिका का सच में कोई दूसरा पति था, वही आकर उन दोनों को ले गया है। ये सुनकर विक्रम बहुत गुस्सा हो जाता है। राधिका, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? चिंता मत कर बेटा, तुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। हाँ। उधर जंगल में राधिका की बॉडी के पास बहुत सारे सांप जमा हो जाते हैं और सभी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इतने में नागराज वहाँ आ जाते हैं। राधिका, तुम्हें इसका बदला लेना होगा, उठो। नागराज अपनी जादुई शक्ति से राधिका और उस छोटी बच्ची को इच्छाधारी नागिन में बदल देते हैं। दोनों जिंदा हो जाते हैं। प्रणाम नागराज, मैं वादा करती हूँ मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। उस तरफ राधिका के न रहने पर बिमला और रेखा को सारे काम करने पड़ रहे हैं। इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। एक दिन बिमला विक्रम से कहती है, बेटा मेरी उम्र हो गई है ना, काम करने में बड़ी मुश्किल होती है, तू एक शादी कर ले बेटा।
नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। मैं आपके लिए एक काम वाली बाई रख देता हूँ। अगले ही दिन एक औरत उसकी छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और अपने आप को लता कहती है। विक्रम उसे काम पर रख लेता है। लता सारा काम करती रहती है, लेकिन उसके बाद से ही विमला को हर जगह सांप दिखने लगते हैं। कभी घर के बाहर, कभी बाथरूम में, तो कभी कमरे की खिड़की पर। अरे बाप रे, जहाँ देखो वहाँ सांप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डर के मारे विमला की नींद उड़ जाती है और आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसे रसोई में एक बड़ी सी नागिन दिख गई, लेकिन उसकी बातों का कोई यकीन ही नहीं कर रहा। विमला अपने बिस्तर पर सोकर यही सब सोच रही होती है कि तभी उसे एक नागिन की आवाज सुनाई देती है। बिमला, ए बिमला, क्या सोच रही है? बिमला चौंक कर देखती है कि उसके बिस्तर में एक बड़ी सी नागिन सोई हुई है। बिमला बिस्तर से गिर जाती है। वो नागिन बिमला को जकड़ लेती है। आवाज सुनकर वहाँ विक्रम और रेखा पहुँच जाते हैं। ये क्या, सच में एक नागिन है? कौन हो तुम? मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दूं? तुम्हारी माँ पापी है और पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, तुम्हारी बहन को भी। रेखा डरी हुई आवाज में कहती है। कौन हो तुम? वो नागिन राधिका में बदल जाती है और उसी वक्त एक और नागिन वहाँ आकर रेखा को जकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राधिका, तुम एक नागिन हो, लेकिन कैसे? तब राधिका सब कुछ बताती है कि कैसे विमला और रेखा ने मिलकर उसे और उसकी बच्ची को मार डाला और फिर जंगल में फेंक दिया। सब कुछ सुनकर विक्रम बहुत गुस्सा हो गया। क्या माँ, रेखा, तुम दोनों खूनी हो? माँ, तुमने मुझसे झूठ बोला था। हाँ? माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं, इस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती। विक्रम वहाँ से चला जाता है और राधिका नागिन बनकर विमला को डस लेती है। रेखा को जिस नागिन ने जकड़ कर रखा है वो वही बच्ची है, वो भी रेखा को डस लेती है। दोनों का देहांत हो जाता है। राधिका को इंसाफ मिलता है। वो अपना बदला ले लेती है और फिर नागराज वहाँ आकर उसे और उस बच्ची को फिर से इंसान बना देते हैं। जाओ, अब तुम दोनों खुश रहोगे। विक्रम राधिका को गले लगा लेता है और उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है और ऐसे वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।